नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर है। 5 तारीख को वहां वोट पड़ेंगे और प्रचार खत्म हो चुका है। ऐसे में 8 तारीख पर सब जानना चाहेंगे कि दरअसल 8 को क्या एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और अगर बनेगी तो क्या उसी तरीके का प्रदर्शन हुआ जैसे कि 2015 में था, या फिर 2020 में था जब 67 और 62 सीटें आई थी, या इस बार सीटें घटेंगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी तीसरी बार भी अगर जीतती है और चौथी बार अगर उनकी सरकार बनती है, तो ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। लेकिन अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, तब ये आम आदमी पार्टी के लिए उनके अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से दिल्ली में लगातार 2 बार उनकी हार हुई है, और बहुत भारी हार हुई है, वैसे में ये सवाल पूछा जाना जरूरी है कि अगर दिल्ली में तीसरी बार भी अगर आम आदमी पार्टी जीत जाए और बीजेपी की अगर हार होती है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि को कितना असर पड़ेगा, और वो किस तरीके से आगे की राजनीति को निर्धारित करेगी। हमारे साथ श्रवण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सवाल है, हालांकि जो हाइपोथेसिस पर ही बेस्ड है, क्योंकि अभी तक जब तक नतीजे नहीं आते तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता कि दिल्ली के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो तमाम तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, जो तमाम तरीके के विश्लेषण आ रहे हैं, उनसे एक चीज कम से कम दिखती हुई नजर आ रही है कि शायद आम आदमी पार्टी इस बार फिर सरकार बनाने में कामयाब है। वैसे में आपको क्या लगता है? देखिए, मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि केजरीवाल अगर जीत जाते हैं तो वो ममता बनर्जी की तरह अपराजय हो जाएंगे, फिर उनको कोई हटा नहीं पाएगा। देश के कम से कम 2 राज्य ऐसे हो जाएंगे, या तमिलनाडु को भी मिला लें तो 3 राज्य ऐसे हो जाएंगे जिसके बारे में बीजेपी को हमेशा के लिए सोचना बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी पराजय होगी। दूसरी बात ये कि और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वोट शेयर में करीबन 15% का फर्क था पिछली बार। जी। आम आदमी पार्टी को 53%, 54% और बीजेपी को 39% के करीब वोट था। उस समय कांग्रेस का वोट शेयर कम हुआ था, मतलब 2015 के चुनाव के मुकाबले 4-5% कम हो गया था। 4% ही मिला था उनको, कम हो गया था। कांग्रेस का अगर वोट शेयर 15% के करीब बढ़ जाए, जिसमें माइनॉरिटीज हैं, दलित हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं और बाकी कुछ कम्युनिटीज हैं जो इस दौरान कांग्रेस के पक्ष में आई है। और राहुल गांधी का आज जो भाषण था, जो कि पूरा अर्बन ऑडियंस को एड्रेस करता है, बहुत ही अद्भुत भाषण था राहुल गांधी का। बड़ा अपीलिंग था। अगर वो दिल्ली के लोगों को अपील कर गया, मतदाताओं को, युवाओं को खासकर, और एकेडमिक्स के लोगों को या पढ़े लिखे लोगों को, वो थोड़ा सा कांग्रेस के वोट शेयर में वृद्धि कर सकता है। इसके विपरीत जो अपन ने पिछली चर्चा में बात की थी कि जो बजट का इम्पैक्ट है मिडिल क्लास पर, वो अगर जादू कर गया तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ जाएगा। अब सवाल ये है कि बीजेपी का वोट शेयर 38 से बढ़ के कितना होगा, सिर्फ एक इस चीज के कारण। और आम आदमी पार्टी का 53 से और कितना नीचे जाएगा। पिछली बार गया था नीचे 0.7% के करीब।
हम्म, तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा चार्ज नहीं है हम्म, कि वो उसका वोट शेयर एकदम 15% नीचे चला जाए। केवल एक पॉसिबिलिटी है कि कांग्रेस का वोट शेयर जंप कर जाए, जिसका कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की है। अब हम्म, ये तो एक रियलिटी हुई जो 8 तारीख को पता चलेगी। जो डिफरेंट एनालिसिस आ रहे हैं उसमें तो ये बताया जा रहा है कि नेक एंड नेक है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, और कांग्रेस कहीं नहीं है। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। कांग्रेस कहीं नहीं है का मतलब ये भी है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है, जो कि लगता है। हम्म, अब सवाल ये है कि जितने इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि चाहे 1 सीट के फासले से या 4 सीट के फासले से नतीजे आए, आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। ये जो इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं लोगों के कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, हम्म, या आपके सवाल में भी जो निहित है कि मोदी, ये अगर हार गई बीजेपी तो फिर मोदी का क्या हो, ये जो आपका मूल सवाल है, तो इसमें हम्म, ये इन्वॉल्व है कि एक संभावना ये भी है कि बीजेपी हार सकती है, हम्म, जो आपके सवाल में है। अब इसमें आपके मूल सवाल में मुद्दा बीजेपी नहीं है, मोदी है। जो कि मोदी का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा, ये नहीं है। हम्म, मोदी तो ऊपरी तौर पर लगने नहीं देंगे कि इस हार से कोई उनको फर्क पड़ा है। वो इस हम्म, तरह की तमाम पराजयों पराजयों को हम्म, निगल जाते हैं पूरी तरह से। हम्म, मेरा ऐसा मानना है कि अंदर से बहुत जरूर जबरदस्त फर्क पड़ेगा। हम्म, बजट के एडवर्स इम्पैक्ट के बाद, बजट बहुत ही जितना निराशापूर्ण बजट पिछले कई दशकों में प्रस्तुत नहीं हुआ, ये बजट उस तरह का है। हम्म, और जो प्रहार चल रहे हैं, राहुल गांधी ने जैसे प्रहार किए हैं, क्रिटिसिज्म जो हो रही है बजट की, बहुत जबरदस्त है। हम्म, तो बजट का कोई फायदा अगर मिले तो मैं देखता नहीं, एडवर्स जरूर हो सकता है। बीजेपी में उनके जो समर्थक हैं मोदी जी के, उनके मॉरल पर पड़ेगा। मतलब ये भी होगा कि डिमोरलाइज फील करेंगे कि देखिए हमारा नेता जो है वो, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में हिमाचल की पॉपुलेशन जितने वोटर्स बढ़ गए, उसका उनको जवाब चाहिए। 5 महीने में 70 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए, और जहां बढ़े वहीं बीजेपी की जीत हुई है, हमको ये जानकारी चाहिए। उन्होंने ये पूछा है। ये बड़ा जो इम्पैक्टफुल स्पीच था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने महाराष्ट्र की जीत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा है, और प्रधानमंत्री से भी मांगा है। अगला पॉइंट ये है कि पार्टी के अंदर जो एक स्ट्रीम है विरोधियों की, मोदी विरोधियों की, वो मजबूत होगी। जो प्रो चेंजर्स हैं, जिनको, जो संघ के साथ अलाइंड हैं या संघ के साथ सिंपैथी रखते हैं। मोदी के लिए जीतना इस चुनाव को इसलिए जरूरी है कि अगर वो हार गई बीजेपी यहाँ, तो महाकुंभ के सदमे से योगी उबर जाएंगे पूरी तरह से, और फिर से वो चुनौती देने की मुद्रा में आ जाएंगे। मतलब एक जो अ, अभी एक लो की पर वो चल रहे हैं, महाकुंभ के बाद से, हादसे के बाद से, भगदड़ के बाद से, तो 8 तारीख के बाद आप पाएंगे कि अगर मोदी जी हार जाते हैं तो एक नए किस्म का पोलराइजेशन फिर से जन्म लेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ऐसा होता है तो मोदी जी, ऐसा मान लिया जाएगा कि बीजेपी के लिए मोदी जी के नेतृत्व में कोई नया राज्य जो है पार्टी के फोल्ड में आए ही नहीं है। आप अगर देखें कि जितने चुनाव हुए हैं उसमें कोई ऐसा, मतलब कर्नाटक में तो हार गए,
तो एक राज्य चला गया। तो ऐसा कोई राज्य है नहीं जो नया राज्य आया मोदी जी के कारण या मोदी जी के करिश्मे के कारण। एक जो महत्वपूर्ण बात यह है आशुतोष जी कि अभी हमें पता नहीं है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह आरएसएस ने बीजेपी की जीत के लिए दिल्ली में उसी तरह का दम लगाया है कि नहीं लगाया है। हमारे किसी भी डिस्कोर्स में हमने आरएसएस को डिस्कस नहीं किया है। हम जितना हरियाणा में डिस्कस करते थे, महाराष्ट्र में करते थे, उतना हमने यहाँ नहीं किया है। अगर हम देखें महाराष्ट्र का चुनाव, तो फडणवीस ने तो खुलकर संघ का समर्थन मांगा था और ये कहा था कि बीजेपी चुनाव लड़ने के में सक्षम नहीं है, हमें आपका समर्थन चाहिए। यहाँ कौन समर्थन मांगता, क्योंकि सीएम फेस तो कोई है नहीं, बीजेपी का नेता भी नहीं है कोई दिल्ली में। मनोज तिवारी पिछली बार भी फेस नहीं थे, वो लड़े भी नहीं चुनाव। तो इस बार कौन है जो समर्थन मांगता, और संघ ने समर्थन दिया कि नहीं, ये अभी पर्दे के पता पीछे। है। बट श्रवण जी, एक चीज यहाँ पे, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, एक चीज ये कि इस चुनाव में उस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं की गई है। मतलब बीच में जरूर एक बार योगी जी की सभा हुई थी जिसमें बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे थे, लेकिन जैसा 2020 में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी, वैसा इस बार दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको लगता है इसमें भी कुछ पेच है? ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मामला ही नहीं है, क्योंकि 13% जो मुस्लिम्स हैं यहाँ, करीबन 12% के करीब मुस्लिम्स हैं, वो तो एन ब्लॉक जाने वाले हैं, मोस्टली कांग्रेस को जाने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस ने खुलकर उनका समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग का मामला हो, दिल्ली के दंगों का मामला हो, जामिया का मामला हो, किसी भी मामले में मुसलमानों के साथ वो खड़ी नहीं। तो अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होती है ये मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो, और बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है, आप अगर देखें तो उस लिहाज से ये जो 12% का चंक है, अगर इन ब्लॉक ट्रांसफर हो जाता है कांग्रेस की तरफ, जो कि पिछली बार आम आदमी पार्टी को फायदा मिला था उसका, तो ये प्लस अदर्स मिला के कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो काफी बढ़ सकता है। आरएसएस की जरूरत इस समय हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं है, लोगों को बाहर निकालने के लिए है। जो उनका पंजाबी 35% वोट शेयर है, मतलब मतदाता है वहां, और वैश्य 8% है, तो ये जो 43% के करीब ये जो वोटर हैं, आरएसएस की भूमिका केवल हिंदू मुस्लिम करने की नहीं होती है, वो भाजपा शासित राज्यों में भी लोगों को बाहर निकालते हैं। तो इसलिए आरएसएस को हम केवल ये कि हिंदू मुस्लिम के ब्रांड के लिहाज से, मैं इसलिए कह रहा हूँ आरएसएस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क दिल्ली में कमजोर है आम आदमी पार्टी के मुकाबले, और कांग्रेस का तो बिल्कुल ही खत्म है। ऐसी स्थिति में अगर संघ के कार्यकर्ता नहीं निकले होंगे, मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं कि केजरीवाल का संघ के साथ कोई डायरेक्ट चैनल भी हो सकता है, जो इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल ने राहुल गांधी की तरह संघ पर कभी हमला नहीं किया। वो आपने देखा होगा कि उन्होंने संघों को किसी मामले में घसीटा हो, संघ पर प्रहार किया हो। दूसरा ये कि केजरीवाल जी ने अपील की थी संघ से कि वो मोदी को जिताने में मदद नहीं करें संघ। तो भाई ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि बीजेपी को अपने दम पर चुनाव जीतना है और केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पर जीतना है। तो इसलिए ये जो चुनाव है ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर बीजेपी लड़ रही है, और अगर संघ की का भी इंटरेस्ट अगर है कि बीजेपी हार जाए यहाँ, तो आगे की पॉलिटिक्स, मतलब योगी को संकट से निकालना हो, या बीजेपी का नया अध्यक्ष चुनने का मामला हो, या बीजेपी में एक नए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन नेतृत्व को खड़ा करना हो,
तो उसमें ये फैक्टर इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका कोई आखिरी सवाल हो तो पूछ लें, ये तो अपना समय तो हो चुका है जी। नहीं, बस उसी संदर्भ में मैंने पूछा क्योंकि अभी तक जैसा आपने जिक्र किया कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा ये भी फंसा हुआ है, और वो इसलिए फंसा हुआ क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता कि मोदी के पसंद का आदमी पार्टी का अध्यक्ष बनने था, तो बहुत पहले बन गया होता। तो उस संदर्भ में दिल्ली का चुनाव इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दिल्ली के चुनाव में हार का मतलब ये होगा कि प्रधानमंत्री जी अपने बल पे नहीं जिता पा रहे हैं, और वो भी एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है आशुतोष जी, जो फिर से हाइपोथेटिकल है कि इतने फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उसमें अगर एक त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है और आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है कांग्रेस फैक्टर के कारण, मोदी फैक्टर के कारण और बजट फैक्टर के कारण और कई चीजों के कारण, वो भी मोदी जी की जीत मानी जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कंबाइंड उद्देश्य जो है, जॉइंट जो उद्देश्य है या एम्बिशन है, वो ये कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सीक्रेट डीलिंग है दोनों के बीच में, पर दोनों के अलग अलग कारण है कि आम आदमी पार्टी को कमजोर कैसे करना। क्योंकि राहुल का पूरा जो मामला है, आपने पार्लियामेंट में सुना होगा कि वो बार बार इंडिया ब्लॉक कह रहे थे, इंडिया गठबंधन का जिक्र किया उन्होंने अपने पूरी चीज में, उन्होंने कांग्रेस नहीं कहा। तो ये काफी सिग्निफिकेंट है कि कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल, ये इनकी केजरीवाल की जीत या हार राहुल के पास रहे, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा दिल्ली का चुनाव ये तय करने में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो त्रिशंकु विधानसभा का मैंने एक फैक्टर कहा, उसको भी राहुल और मोदी दोनों अपनी जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं कि देखिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाई या बना पाई, या प्रेसिडेंट रूल हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल हो गया। आम आदमी पार्टी को कमजोर करना या सत्ता में नहीं आने देना, इसीलिए आप देख रहे हैं केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, गुंडागिर्दी के आरोप लगा रहे हैं, मारपीट के आरोप लगा रहे हैं, पैसे बांटने के आरोप लगा रहे हैं। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि अगर वो हार जाएं तो किस तरह से वो करने वाले, क्या करने वाले हैं। तो एक बहुत सारे इस पूरे के पूरे चुनाव में देश की पूरी पॉलिटिक्स लगी हुई है, जिसमें संघ भी है, बीजेपी भी है, मोदी जी भी है, इंडिया ब्लॉक भी है, राहुल भी है। तो इसीलिए आप भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और पूरा का पूरा मीडिया भी दिल्ली चुनाव में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, थैंक यू सर, थैंक यू।